लास्ट क्लास पे, उसके पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक पॉइंट्स देख लिए थे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म में। जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वो था एएमटी, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। उस अल्टरनेट मिनिमम टैक्स में मैंने ये बताया था दैट एएमटी इज नॉट स्पेसिफिकली एप्लीकेबल ऑन फर्म बट ऑल्सो टू इंडिविजुअल, HUF, AOPBOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। और मैंने ये बताया था कि फर्म के केस में, ढंग से सुने मेरी बात, क्योंकि आने वाले समय में व्हेन वी स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो उस कंफ्यूजन को ना रहने दें, कंफ्यूजन को आज ही निकाल बाहर कर देते। उस समय मैंने ये बताया था कि एएमटी जो अप्लाई होता है वो तभी अप्लाई होता है अगर किसी एसएससी ने कंपनी को छोड़कर, क्योंकि नॉन कॉर्पोरेट एसएससीज की बात हुई थी, किसकी बात हुई थी? नॉन कॉर्पोरेट एसएससीज की बात हुई थी। अगर कोई बंदा सेक्शन 80 IA टू RRB का डिडक्शन मांग रहा हो या सेक्शन 35 AD का डिडक्शन मांग रहा हो या एग्जेम्पशन 10 AA का एग्जेम्पशन मांग रहा हो, तो ही उस एसएससी के ऊपर एएमटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। मींस इफ एनी एसएससी इज गोइंग टू avail these deductions or exemptions under section 35 AD, under section 80 IA to RRB, under section 10 AA, तो उसको एएमटी के प्रोविजंस में फॉलो करना पड़ेगा। पक्की बात है, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, HUF हो, AOPBOI, जो भी केस हो। लेकिन हाँ, फर्म के ऊपर एएमटी एप्लीकेबल होगा। उस केस में भी भले ही उसकी टोटल इनकम 20 लाख रुपए से कम, यानी 20 लाख रुपए से अधिक वाली जो प्रॉब्लम थी, 20 लाख रुपए से अधिक की टोटल इनकम का प्रोविजन उस समय फॉल होगा जब हम इंडिविजुअल, HUF, फर्म ना लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, AOP, जब उनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपए तक तो एप्लीकेबल नहीं हो, यानी 20 लाख रुपए से ऊपर होगा तो एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी दो कंफ्यूजन्स क्रिएट हुए। पहला, सर अगर 20 लाख से कम या ज़्यादा, फर्म के ऊपर तो देखना भी मत 20 लाख से कम है या ज़्यादा, बात खत्म। इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOPBOI, फर्म फिर मैंने बीच में बोल दिया, भूल जाना। इंडिविजुअल, HUF, AOPBOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, उनके ऊपर एएमटी प्रोविजंस तभी एप्लीकेबल होंगे। ढंग से मैं बार बार इस चीज़ पर आ रहा हूँ, एएमटी नॉट एप्लीकेबल। ये लास्ट क्लास में मैंने अच्छी तरह बताया था, एएमटी नॉट एप्लीकेबल इंडिविजुअल, HUF, AOPBOI, जुडिशियल पर्सन हैव देयर एडजस्टेड टोटल इनकम डजंट एक्सीड 20 लाख, दैट्स इट। लेकिन हाँ, चाहे वो इंडिविजुअल का केस हो, HUF हो, फर्म हो, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई भी केस हो अदर देन कंपनी, उनके ऊपर एएमटी के प्रोविजंस तभी लगेंगे जब उन लोगों ने 80 IA टू RRB, सेक्शन 35 AD और या फिर सेक्शन 10 AA का एग्जेम्पशन क्लेम किया। अगर इन लोगों ने कोई इस तरह का क्लेम नहीं किया, डिडक्शन या एग्जेम्पशन, तो उनके ऊपर एएमटी का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे देखते हैं। मैंने लास्ट क्लास में एक चीज बोली थी कि टुडे विल स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट एंड दैट इज योर स्पेशल पॉइंट्स रिलेटिंग टू LLP, स्पेशल पॉइंट्स रिलेटिंग टू LLP। आज वो घड़ी आ गई है जब हम स्पेशल पॉइंट्स LLP से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और इसके बाद विल स्टार्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, हाउ टू कंप्यूट द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ फर्म, हाउ टू कंप्यूट द टोटल टैक्स ऑन फर्म एज वेल एज ऑन पार्टनर्स टू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वन लेक्चर। क्या है ये स्पेशल प्रोविजन?
गवर्नमेंट ने क्या किया, ढंग से सुनेंगे आप। गवर्नमेंट ने कहा, कंसेप्ट समझने की बात है, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हर चीज अपने आप इंटरलिंक्ड होती चली जाएगी। अदरवाइज बेटा रट्टा मार सकते हो तो रट्टा मार लेना। कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया तो मगअप करने की जरूरत या क्रैबिंग करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने देखा कि कई सारी पब्लिक कंपनियां हैं जो अनलिस्टेड है। अच्छा, कई सारी प्राइवेट कंपनीज हैं और गवर्नमेंट इन लोगों को, गवर्नमेंट चाहती है कि भाई आपने अपना रजिस्ट्रेशन उस समय कराया था जब एलएलपी का प्रोविजन इंडिया में नहीं था। अच्छा, जब एलएलपी का प्रोविजन इंडिया में नहीं था तो जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स यहाँ रजिस्ट्रेशन में आती थी उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी। और अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी तो लोग कहाँ चले जाते थे, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड फॉर्म कर लेते थे। अब चूंकि कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होता चला गया, इनकॉर्पोरेशन होता चला गया, बट दे वर नॉट फुलफिलिंग सच टाइप ऑफ अ कंप्लायंस। भाई कंपनी अगर आपने रजिस्टर या इनकॉर्पोरेट करवाई है तो आपको आरओसी में रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, आपको ऑडिट कराना कंपल्शन है, कई चीजें आ जाती हैं रिटर्न्स वगैरह सबमिट करने से रिलेटेड, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता था एंड दे वर अनेबल टू फुलफिल ऑल द कंडीशंस। और ये लोग इसलिए इसमें जाते थे क्योंकि इनको लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए होती थी। अब चूंकि एलएलपी आ गया तो लिमिटेड लायबिलिटी का प्रोविजन आ गया पार्टनरशिप में। अगर ये एलएलपी का प्रोविजन शायद पहले होता तो कई सारी कंपनियां यहाँ ना जा करके पहले एलएलपी में जाती, एलएलपी में अपने आप को रजिस्टर करवाती। आज एलएलपी आने के बाद गवर्नमेंट ने इनको बोला कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप यहां से सीधे कन्वर्जन ले लो। क्या कर लो, कन्वर्जन ले लो। किसमें कन्वर्जन ले लो, आपका प्रॉब्लम कब तब, आपको जो पर्पस फुलफिल करना था, यू विल फुलफिल योर पर्पस एंड यू कैन डू योर बिजनेस इजीली। लोगों को ये बात अच्छी लगी, लेकिन बेटा आज जो चीज कंपनी है कल वो पार्टनरशिप में कन्वर्ट होगी, तो यहां की सारी एसेट्स, सारी एसेट्स, सारी लायबिलिटीज यहां आएंगी ना। ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हो गया। अब कुछ प्रॉब्लम सामने आई, अब देखते जाना प्रॉब्लम। पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि if all the assets and liabilities of the public company unlisted and the private companies are going to become the assets and liabilities of the LLP, then will it be treated as a transfer? Will it be? सर क्या बात कर रहे हैं, कोई प्रोविजन नहीं होगा अगर इनकम टैक्स में सेक्शन 47 में 47 में सेक्शन 47 क्या ट्रीट करता है, ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। दीज आर द लिस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस, basically these transactions reflect the transfer, but due to having section 47 a transaction, it will not be treated as a transaction, and due to not having a transaction, transfer doesn't take place। और कैपिटल गेन तो तब तक अराइज नहीं होता बेटा जब तक दो चीजों को फुलफिल न कर लिया जाए, कैपिटल एसेट ट्रांसफर, कैपिटल एसेट ट्रांसफर, ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाए तो कैपिटल गेन लग जाता है। लेकिन सेक्शन 47 कहता है ये ट्रांसफर्स है, लेकिन चूंकि सेक्शन 47 की कैटेगरी में आते हैं इसलिए हम इनको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। और अगर ट्रांसफर आपने नहीं माना तो बेटा केवल कैपिटल एसेट के होने से आपका ट्रांसफर नहीं मान लिया जाता, ठीक है ना। तो कैपिटल एसेट होना चाहिए एज वेल एज ट्रांसफर होना चाहिए। क्या किया जाए, अगर कोई कन्वर्जन लेता है तो मजबूरी है उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा अपनी एसेट्स और लायबिलिटी एलएलपी के नाम से, और अगर ट्रांसफर करेगा तो कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। और अच्छा एक और चीज आ जाएगी बेटा, ढंग से देखना, ये कंपनी थी, इसमें शेयर कैपिटल थी, और ये शेयर कैपिटल कोई ना कोई शेयर होल्डर का होगा। हाँ सर क्या बात करते हैं, बिना शेयर होल्डर की शेयर कैपिटल थोड़ी होगी। अच्छा, अगर ये सारी एसेट्स एंड सारी लायबिलिटीज हम ट्रांसफर कर देते हैं टू एलएलपी को, तो इसको सर आप सेक्शन 47 में ले आइए। सर बात देखिए,
ऐसी नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं सेक्शन 43B में फॉल करवा देते हैं इसको, तो ट्रांजैक्शन विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर, दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। अब इंडिविजुअल एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, इस ट्रांसफर को तो ट्रांसफर मानेंगे ही। अच्छा सर, यानी कैपिटल गेन माफ। अच्छा सर, एक और बात बताइए ना, शेयर होल्डर, अब तो शेयर होल्डर नहीं रहे कि इनका जो शेयर हो तो ट्रांसफर हो गया, क्योंकि इनको तो कंसीडरेशन मिल गया, गवर्नमेंट ने कहा ना ट्रांसफर इसका हो रहा है, इनके लिए भी हम प्रोविजन ले आते हैं। अगर ये शेयर होल्डर इस एलएलपी में मालिक बन जाए, पहले ये क्या थे, मालिक थे, और अब ये एलएलपी में क्या बन जाए, मालिक बन जाए। तो सर अगर ये शेयर होल्डर इस एलएलपी में मालिक बन जाएंगे तो क्या हम छोड़ देंगे, लेकिन कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। सर कौन सी शर्तें? बेटा सेक्शन 47(13)B में कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। if company fulfills all these conditions, if shareholders fulfills all these conditions, then this transfer will not be considered as transfer। आपका कैपिटल गेन माफ है, इनका जो शेयर ट्रांसफर हो रहा है वो माफ है, इनकी जो एसेट एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर हो रही है वो भी माफ है। तो नो, if all the conditions which are mentioned under section 47(13)B are fulfilled, then तो सब वो कंडीशंस पहले बता दीजिए। और दूसरी बात, थोड़ी देर में आपका सेक्शन 47B बताता, 47(13)B बताऊंगा। एक और चीज, कंपनी ने जो कन्वर्जन किया है दैट टेक्स प्लेस ऑन 1 अगस्त 2015, तो सर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इतने दिन तो कंपनी ने इसको एसेट्स अपने पास यूज की। अब बाकी समय एलएलपी इन एसेट्स को अपने पास यूज करेगी, और हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कोई एसेट पिछले प्रीवियस ईयर में 180 दिन से ज़्यादा यूज होती है ना सर, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन अवेल हो जाता है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन अवेल हो जाएगा 180 दिन से ऊपर। हाँ सर 180 दिन से ऊपर है, तो यानी कि इसको नॉर्मल डेप्रिसिएशन पूरा 100% मिलेगा। यस सर। और सर जहाँ पर 180 दिन पूरा नहीं हो पाता ना, वहाँ पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन का 50% डेप्रिसिएशन देंगे। ओके सर, यानी कंपनी को हम 50% और एलएलपी को नॉर्मल डेप्रिसिएशन एक साल में नॉर्मल डेप्रिसिएशन आप नहीं दे रहे हो, 150% डेप्रिसिएशन दे रहे हो। ये अलाउंसेस है, ऐसे कैसे आप 150% डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो बिना किसी प्रोविजन के? नहीं कर सकते सर जी। तो इसका एक रास्ता निकाला गया, रास्ता ये था, नाउ दैट फिफ्थ प्रोविजन, अभी मैं बता रहा हूँ उस चीज पर आऊँ। अब उसके लिए एक रास्ता निकाला गया कि जितना नॉर्मल डेप्रिसिएशन होता है दैट नॉर्मल डेप्रिसिएशन विल बी बाइफरकेट बिटवीन द कंपनी एंड टू द एलएलपी ऑन द बेसिस ऑफ द डेज यूज्ड व्हाट एसेट। क्लियर? सबसे पहले मैं ये फिफ्थ प्रोविजन ही कंप्लीट कर देता हूँ सेक्शन 32 में जो दिया हुआ है, इस 50% एंड 100%, 2 मिनट लगेगा ढंग से देखिए। Aggregate depreciation allowable to the predecessor, predecessor means company, and successor, successor means LLP. Business entities in case of succession or amalgamation shall not exceed in any previous year the deduction available at prescribed rate as if the succession or amalgamation had not been taken place। अगर ये amalgamation या succession नहीं हुआ होता तो जितना normal depreciation मिलना चाहिए था that normal depreciation will be allowed to both of them, and the total depreciation will be allocated between the predecessor and successor on the basis of the days used by them of what of the asset, and the deduction shall be apportioned between the two entities in the ratio of the number of days for which such asset has held। That's it, that is the fifth proviso to section 32(1), that is given to you। सर हो गया बेटा, इसका काम खत्म। अब इसके बाद बात मत कर रहे हैं इस मामले में, एक प्रोविजन कंप्लीट। दूसरा, अच्छा अब इसके लिए कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होगी? सर बिल्कुल आसान है, अगर इसके पास एसेट थी 1 लाख की और टोटल डेप्रिसिएशन मान लेते हैं 15,000 था, 5,000 इसके पास आया, ठीक 95,000 इधर चला जाएगा,
इसके लिए कॉस्ट ऑफ द एसेट होगी 95,000, 10,000 और डेप्रिसिएशन चाहिए ना, 5,000 इसके केस में, 10,000 इसके केस में। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द सक्सेसर विल बी द WDV of the predecessor. That's it. After deduction of the depreciation. सर समझ में बेटा आ गया होगा, अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। सेक्शन 35 DDA, जब हम लोगों ने एमल्गेशन और अपॉर्शन के केस में देखा था, एमल्गेशन एंड एब्जॉर्प्शन के केस में सेक्शन 35 DDA कि जब कोई VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत जब कोई कंपनी खर्चा करती थी तो उसको 5 बराबर सालों में उसकी डिडक्शन मिलती थी। याद करो सेक्शन 35 DDA, और जब मैंने याद करवाया था सेक्शन 35 DDA तो मैंने लिखवाया था कुछ ऐसे ढंग से, देखिए याद आ जाएगा। DDA का मतलब बीच में एक और ए जोड़ लें, दादा। दादा मतलब बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग आदमी का मतलब बोलो VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो amortization of expenditure incurred under VRS, the deduction of section 35 DDA of the Income Tax Act 1956 can be carried forward by the successor LLP आफ्टर कन्वर्जन। बिल्कुल सही है, कन्वर्जन के बाद भी अगर 2 साल बचे हुए, 3 साल कंपनी के पास था तो 3 साल पे डिडक्शन मिल चुकी है, 2 साल की बची है तो 2 साल की ले लेगा, 2 साल ले चुके 3 साल की बची तो 3 साल ले लेगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर। एक जो सबसे जरूरी बात और वो ये कि LLP के ऊपर सेक्शन 44AD नहीं लगता। ये मैंने पिछले लास्ट टू लास्ट क्लास में भी इस चीज को मैंने बताया था। सेक्शन 44AD doesn't apply in the case of LLP। सेक्शन 44AD LLP के केस में एप्लीकेबल नहीं होता, मींस नहीं होता। सेक्शन 44AD LLP के केस में एप्लीकेबल, सर कितना बार बोले बेटा, इधर भर लो। सेक्शन 44AD LLP के केस में एप्लीकेबल नहीं होता, मींस नहीं होता। आगे बढ़िए सर। सेक्शन 4713 जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की, बहुत आसानी के साथ खत्म होगा, बस ढंग से सुनते चले जाना, आराम से कंप्लीट होगा, बिना किसी टेंशन के कंप्लीट होगा। और इसके बाद कुछ बचेगा नहीं, फट 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 फट, टॉपिक इज ओवर, ज़्यादा देर नहीं लगने वाली है, केवल ये सेक्शन 4713 भी समझना है। कहता है एनी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट और इंटेंजिबल एसेट, any capital asset or intangible asset, whatever the capital asset or intangible asset is going to be transferred from the predecessor to the successor at the time of the conversion from company to the LLP। अब मैं प्राइवेट कंपनी नहीं बोलूँगा, अब मैं पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड नहीं बोलूँगा, मैं केवल कंपनी बोलूँगा। समझ जाना, मैं इन दोनों की बात बोल रहा हूँ। मैं कंपनी बोलूँ तो समझ जाओ कि मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड एंड प्राइवेट कंपनी दोनों की बात बोल रहा हूँ। Any transfer of a capital asset or intangible asset by a private company or unlisted public company, hereinafter it is to be known as a company now, to a limited liability partnership or any transfer of share, not only the assets but also the shares transferred by shareholder, or any transfer of shares or shares held in any company by a shareholder as a result of conversion of the company into a LLP in accordance with the provisions of section 56 and 57 of the Limited Liability Partnership Act 2008, provided that if all the assets and all the liabilities, if all the assets and all the liabilities of the company immediately before the conversion become the asset and liability of LLP। सर ये तो आपने पहले ही बता दिया, वर्ड याद रखना, all the assets and all the liabilities, all the shareholders, word important है, all the shareholders of the predecessor company immediately before the conversion become the partners of the LLP। Now they should become the partners of the company, that is another condition of the LLP, and their capital contribution and profit sharing ratio must be are in the same ratio, are in the same proportion as their shareholding in the company। अच्छा सर, ये शेयरहोल्डर इसमें LLP में पार्टनर बने और जितना इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या कंट्रीब्यूशन था उसी रेशियो में यहाँ पर आ जाए और उसी कंट्रीब्यूशन को ये कन्वर्ट कर दें किसमें, अपनी कैपिटल में। ओके, द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी डू नॉट रिसीव एनी कंसीडरेशन और बेनिफिट। इन शेयर होल्डर्स को कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट या कंसीडरेशन नहीं दिया जाएगा सिवाय एक चीज के,
कि आपका सेम प्रोपोर्शन रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यहाँ रहेगा, और जो वहाँ आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन था वो आपका यहाँ पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. ऑल ऑफ यू शेयर होल्डर would not get even a single penny as a consideration other than the same profit sharing ratio and the same capital contribution as they have earlier in the case of the predecessor company. Okay sir, आगे बढ़ जाइए. The aggregate of the profit sharing ratio of the shareholder of the company to the LLP shall not be less than 50%. Shall not be less than 50%. Or at any time during the period of 5 years from the date of conversion. From the date of conversion, the date is important. From the date of conversion, the profit sharing ratio must be kept intact by the partners for complete 5 years from the date of the conversion. एक तो 50% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनका हिस्सा होना चाहिए. पार्टनरशिप में जितने भी शेयर होल्डर हैं वो सारे आगे कम से कम 50% को होल्ड करें. उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जितना वो कंपनी में पाते थे अपना अपना हिस्सा अधिकार था, वोटिंग राइट्स, वही चीज़ें होंगी. और उस 5 साल तक संभालेंगे. द टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस प्रॉफिट इन द बिजनेस ऑफ द कंपनी इन एनी ऑफ द 3 प्रीवियस ईयर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन. यहाँ तक तो सब ठीक था. सारी एसेट्स, सारी लायबिलिटीज, सारे के सारे शेयर होल्डर पार्टनर, सारे के सारे शेयर होल्डर, जितना पहले कंपनी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था सेम वही वोटिंग राइट्स. जितना वोटिंग राइट्स वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर आ जाएगा. जितना वहाँ कैपिटल कंट्रीब्यूशन वही कैपिटल कंट्रीब्यूशन का कैपिटल कंट्रीब्यूशन बन जाएगा. और 5 साल तक उसको केप्ट इंटैक्ट रखना है. ओके सर. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आ रही है लाइन कि आने वाले 3 साल तक, जो पिछले 3 साल जिस प्रीवियस ईयर में ऐसा टेक ओवर हुआ है, जिस प्रीवियस ईयर में ऐसा कन्वर्जन हुआ है, जिस प्रीवियस ईयर में ऐसी एलएलपी ने ऐसे कंपनी को अपने फेवर में टेक ओवर किया है, जिस प्रीवियस ईयर में किया है, उस प्रीवियस ईयर को छोड़ दो. उसके जस्ट पहले के 3 और साल, जस्ट पहले वाले, अगर हम 14-15 प्रीवियस ईयर में टेक ओवर किए हैं, 14-15 में कन्वर्जन हुआ है कंपनी का, तो 14-15 को छोड़ दो. 13-14, 12-13 एंड 11-12, 11-12, 12-13 एंड 13-14, 14-15 को बिल्कुल छोड़ दो. तो कहने का मतलब ये, उस जिस साल ऐसा टेक ओवर हुआ उसके जस्ट पिछले 3 सालों में ऐसी कंपनी का टर्नओवर किसी भी एक साल में, वर्डन से सुनो, the total sales turnover or gross receipt in the business of the company in any of the 3 previous year preceding the previous year in which the conversion takes place doesn't exceed. In word सुन लो, इधर ध्यान दो. In any of the, any किसी भी एक, ना तो मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ ना तो मैं टोटल की बात कर रहा हूँ. In any of the 3 previous year preceding the previous year in which the conversion takes place doesn't exceeds the 60 lakhs rupees. 60 लाख से ज़्यादा का सेल्स, 60 लाख से ज़्यादा का ग्रॉस रिसीट और 60 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए. No amount is paid either directly or indirectly to any partner out of the balance of accumulated profits. जो भी अब जाहिर सी बात है, जो भी accumulated profit हैं उस कंपनी में, जो कि पार्टनर उतना ही कैपिटल कंट्रीब्यूशन यहाँ दिखा है, तो ये कहाँ से उस प्रॉफिट को आप बांटोगे? आप उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को आपस में मत बांटना. ढंग से सुनना. नो अमाउंट इज पेड, नो अमाउंट इज पेड, पेड को अंडरलाइन करना, एक्चुअल अमाउंट इज टू बी पेड की बात कर रहा है. either directly or indirectly to any partner out of the balance of accumulated profit. तो paid और accumulated profits दोनों को अंडरलाइन कर लो. Standing in the account of the company on the date of conversion for a period of 3 years from the date of conversion. Date of conversion से आने वाले 3 साल तक जितना कन्वर्जन के समय accumulated profit था, that amount should not be distributed amongst the partner of the. Okay, sir. सारी एसेट, सारी लायबिलिटी, सर सारे शेयर होल्डर पार्टनर, सर जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग वोटिंग राइट्स था वो यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंटेन हो जाएगा. सर जितना वहाँ कैपिटल कंट्रीब्यूशन था वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन यहाँ हो जाएगा. सर जो शेयर होल्डर पार्टनर में कन्वर्ट हुए ना वो 5 साल तक रहेंगे. सर जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था कन्वर्जन के समय वो 3 साल तक आने वाले में बांटा नहीं जाएगा. सर
जिस साल ऐसा टेक ओवर हुआ है उस साल के पहले के प्रीवियस 3 ही सालों में किसी भी साल में टोटल सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 60 लाख से कम नहीं होना चाहिए। सर कंडीशन होगी कितना बार सर हो गया काम। अगर आप ये सेक्शन 47 13B की सारी कंडीशन फुलफिल करोगे बेटा तो आपको ऐसे ट्रांजैक्शन पर कोई कैपिटल गेन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर माना ही नहीं जाएगा, ये ट्रांसफर माना ही नहीं जाएगा। देखें आगे, लेकिन इन केस अगर आपने कोई गलती कर दी तो उसी साल का इनकम मान लिया जाएगा जिस साल आप ऐसी गलती करोगे। Where any of the condition let down in the proviso to section 13B, section 47 13B are not complied with, the amount of profit or gain arising from the transfer of such capital asset or intangible asset or shares not charged under section 45, जो कैपिटल गेन हमने चार्ज नहीं किया था ऐसी एसेट्स लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने पर, ऐसे शेयर्स को ट्रांसफर करने पर, in the said proviso shall be deemed to be the profit and gains chargeable to tax of the successor LLP। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो गया सो गया, वो कंपनी खत्म। भाई एक बात बताओ, अगर अब गलती कौन करेगा? LLP। तो अगर गलती LLP कर दी तो चार्ज क्या नहीं किया गया था? कैपिटल गेन। किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। तो अब गलती अगर ये करता है, फायदा किसको हुआ था? कंपनी के ऊपर टैक्स नहीं लगा था, क्योंकि कंपनी ने ही ट्रांसफर किया था LLP को, तो टैक्स कहाँ लगना चाहिए था? कंपनी के ऊपर। अगर अब गलती हो गई तो कंपनी को पकड़ तो सकते नहीं। सर क्यों नहीं पकड़ सकते? है बेटा खत्म, कि कन्वर्जन हो गया, कंपनी इज द एंड, nowhere now the company cannot be seen at all in the books or in the paper। सब खत्म, 0 बटा सन्नाटा, 0 बटा सन्नाटा हो गया कंपनी का। अब बेटा जिसको पकड़ना है ना, इसी को पकड़ने की हिम्मत रखो, अब इसी के ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारी एसेट्स तो इसके पास थी। अच्छा क्यों? सारे शेयर होल्डर तो यहाँ पार्टनर बन गए, तो सर यही पकड़ लीजिए, तो बाकी तो खत्म। वही तो मैं बोल रहा हूँ, successor limited liability partnership of the shareholder of the predecessor company as the case may be for the previous year in which the requirement of said proviso are not satisfied। सर समझ में आ गए? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। पहला आपने स्पेशल पॉइंट डेप्रिसिएशन को लेकर बताया था, दूसरा कॉस्ट को लेकर बताया था, तीसरा सेक्शन 47 को लेकर बताया, फिर सेक्शन 47 के विड्रॉल ऑफ द एग्जेम्पशंस को बताया। कॉस्ट विद रेफरेंस टू सर्टेन मोड्स ऑफ एक्विजिशन, ठीक बता दिया है। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, अगर इसका कोई लॉस था जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, क्या ये कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी? बेटा याद रखना, केवल याद मत रखना, अच्छी तरह याद रखना, इसको फ्रेश 8 असेसमेंट ईयर्स फिर से मिल जाएंगे। ऐसे जिस तरह की ये लॉस अभी का है, इसी साल का, जिस साल ऐसा कन्वर्जन हुआ, बस ये उसी साल का लॉस। देखो कितना बड़ा एक इंसेंटिव दिया गया। तो लोग पहले लॉस निकालते थे, यहाँ पर आकर कन्वर्जन करवा लेंगे, फिर से 8 सालों को मिल जाएंगे कैरी फॉरवर्ड, फ्रेश 8 असेसमेंट। सर कितनी बड़ी बात है। मैट क्रेडिट, कंपनियों के ऊपर मैट लगता है, अदर देन कंपनीज के ऊपर AMT लगता है। अगर इनका कोई मैट क्रेडिट था तो क्या ये मैट क्रेडिट ले पाएगा? बेटा इसको कहते हैं ठेंगा, नहीं ले जा पाएगा। यानी जो ये मैट क्रेडिट अवेल करते थे ना, अब अगर कन्वर्जन के बाद ये सोचे कि यहाँ पर वो मैट क्रेडिट ले लेंगे, वॉट एवर द एक्सेस टैक्स हैज़ ऑलरेडी बीन पेड बाय द कंपनी टू द गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल प्रैक्टिकली। अब तो बिल्कुल सही नहीं है कि ये लोग मैट क्रेडिट को ले जा पाए। AMT क्रेडिट इज अनदर मैटर, लेकिन हम यहाँ मैट क्रेडिट की बात बोल रहे हैं, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स की बात बोल रहे हैं, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स की बात नहीं बोल रहे हैं। सर बहुत बढ़िया। लास्ट and the most important point, liability of partners of LLP। इस वक्त से टॉपिक ओवर। मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए इस चैप्टर में, चाहे वो AMT से रिलेटेड था, चाहे LLP से रिलेटेड था, और चाहे वो नॉर्मल पार्टनरशिप से रिलेटेड था। तो सर इसके बाद हम लोग अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी बेटा, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बशर्ते आप सेक्शन 80 को दिमाग में रखें, सेक्शन 54 को दिमाग में रखें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्म का असेसमेंट करना स्टार्ट करेंगे। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द LLP वेयर एनी टैक्स ड्यू फ्रॉम LLP, अगर किसी LLP से टैक्स ड्यू है,
in respect of any income of the previous year or from any other person in respect of any of the previous year during which such other person was a LLP cannot be recovered. अगर किसी साल अगर हम LLP से टैक्स वसूल नहीं कर पाते हैं या कभी LLP थी और उसका टैक्स हम वसूल नहीं कर पाए थे, अच्छा, in such a case every person, अगर LLP है तो in such a case every person who is a partner, और अगर LLP थी तो every person who was a partner, सर पार्टनर चेंज हो जाए तो मैं उसी समय की बात कर रहा हूँ जिस समय ऐसा पार्टनर उस फर्म में था. Every person who was a partner of the LLP at any time during the relevant previous year, उस previous year में जिस previous year का tax due है, the most important point, जिस previous year में tax due है, उस previous year में जितने भी partners थे हम उनको पिक करेंगे, उनको पकड़ेंगे. हम उन पार्टनर्स को पकड़ेंगे जो उस प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर का टैक्स ड्यू है उन पार्टनर्स को पकड़ेंगे. हु वाज द पार्टनर ऑफ द LLP एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलेवेंट को अंडरलाइन कर लेना, ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ सच टैक्सेस unless he or she proves that non recovery cannot be attributed to any gross neglect, misfeasance or the breach of duty on his part in relation to the affairs of the LLP. That's it. अगर कोई बंदा ये साबित कर ले रहा है कि भैया मेरे कारण ऐसा कुछ नहीं हुआ, तेरे कारण नहीं, मेरे कारण अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मेरी गलती नहीं थी, मैंने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, मैंने कोई मिसफीजेंस नहीं किया, मैंने कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं किया, तो बेटा आप उस मुक्ति पालोगे. लेकिन जो पार्टनर था उस साल जिस साल का टैक्स ड्यू है, हर एक वो बंदा सेवरली अलग अलग ज्वाइंटली मिलकर लायबल होंगे टैक्स पेमेंट करने, चाहे भले ही LLP एक्ट 2008 ने कोई भी प्रोविजन कर रखा हो, उससे हमको लेना देना नहीं, क्योंकि पहली लाइन ही बोल दे रहा है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द LLP एक्ट 2008. LLP एक्ट 2008 में क्या लिखा है बेटा भूल जाओ. अगर कोई टैक्स ड्यू है तो इनकम टैक्स एक्ट की बात आती है, LLP एक्ट को किनारे कर दो. इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि हर एक वो बंदा जो उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में जिस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में ऐसा टैक्स ड्यू है, हर वो पर्सन जो उस समय पार्टनर था ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे, बशर्ते जब तक कि कोई पर्सन ये साबित ना कर दे, कि वो ये साबित ना कर ले कि ग्रॉस नेग्लिजेंस मिसफीजेंस उनकी लायबिलिटी के कारण नहीं हुआ, उनकी गलती के कारण नहीं हुआ है. दैट्स इट. तो बच्चों, दैट इज ओवर ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए टाटा. थैंक यू.